Hello students, this is Seema and today I am going to explain you class 12th first chapter, the last lesson. Before explaining this chapter, I am going to explain you something about writer Alphonse Daudet. Alphonse Daudet is a short story writer. He wrote this story of last lesson set in the days of Franco-Prussian War in 1870 to 1871 in Germany. Persia, which is the name now is Germany, occupied two French districts of Alsace and Lorraine. By an order of Berlin, German language was imposed on the French-speaking people of Alsace and Lorraine. The story highlights the dismay and distress of M. Hamel, his students, and the villagers caused by that order from Berlin. So, let's begin with this story and read this story to find out what effect these had on life at school. जब जर्मनी ने फ्रांस को एक वार में 1870 टू 1871 के बीच में एक फ्रैंको पर्सियन वार हुआ था, जिसमें जो जर्मनी है, जो कि पर्सिया का लेटेस्ट नाम है जर्मनी, उसने फ्रांस को हरा दिया था और उसके दो विलेजेस, उसके डिस्ट्रिक्ट विलेज उसके अंडर में आ गए थे, एल्सेक एंड लोरेन। और वहाँ पर उसने फिर बाद में जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया था स्कूल्स में। तो वहाँ के स्कूल स्टूडेंट्स पर और टीचर्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको ही इस कहानी में बताया गया है। सो लेट्स बिगिन विद दिस स्टोरी। वी विल रीड लाइन बाय लाइन। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. आज जो राइटर है, ऑथर है, वो आज स्कूल जाने से डर रहे हैं। क्यों? आज सुबह के लिए वो वैसे ही बहुत लेट स्कूल के लिए निकले और उन्हें अपने दिमाग में एक डर था, ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, डांटे जाने का, स्कूल टीचर के द्वारा डांटे जाने का उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि उनके जो स्कूल टीचर है एम हैमल, उन्होंने कहा था कि आज वे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेंगे और जो ऑथर है उन्होंने उस क्वेश्चंस को याद नहीं किया था, इवन उसका एक वन वर्ड भी उन्होंने याद नहीं किया था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द वे आउट ऑफ डोर्स। एक मिनट के लिए उन्होंने सोचा कि मैं अब स्कूल से दूर ही चला जाता हूँ, भाग जाता हूँ, स्कूल नहीं जाता। इट वॉज सो वार्म, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of sawmill, the Persian soldiers were drilling. वो जब स्कूल की ओर जा रहा था तो उसने देखा कि जो मौसम था वो बहुत ही गर्म और चटकीला था, ब्राइट मौसम था और चिड़ियाएँ चहचहा रही थी और चारों तरफ मौसम इतना अच्छा था कि उसका वहीं रुकने को मन कर गया। पर्शियन सोल्जर्स वहाँ पर ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। ये सब पार्टिसिपल्स के रूल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मनमोहक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन उसने दूसरे ही क्षण फिर से विचार किया कि नहीं, मुझे स्कूल जाना चाहिए। उसने इन सब टेम्पटेशंस को, उसके दिमाग में जो भी आकर्षण चल रहे थे, उनको उसने रोका, रेजिस्ट किया और जल्दी से स्कूल की ओर चला गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब वो टाउन हॉल पर मेन मार्केट में पहुंचा तो वहाँ देखा उसने कि बुलेटिन बोर्ड के आसपास बड़ी भीड़ लगी हुई है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। और पिछले 2 सालों से वो देख रहा था कि सारी ही ख़राब खबरें, जो भी बैड न्यूज़ मिलती थी, सब यहीं पर मिलती थी। लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, एंड थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। लोगों की लड़ाइयों की खबरें और दूसरी जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती थी वो सभी यहाँ से मिलती थी कि जो कमांडिंग ऑफिसर्स ऑर्डर दे रहे हैं या फिर जो भी नए ड्राफ्ट्स निकल रहे हैं उन सब की खबरें उनको यही बुलेटिन बोर्ड से मिलती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और वहाँ से बिना कुछ भी सोचे वो वहाँ से आगे चल दिया कि एक्चुअली मैटर क्या है, ये देखने के लिए वो वहाँ नहीं रुका और आगे बढ़ गया। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith's watchers who was there with the apprentice reading the bulletin. वहाँ पर जैसे ही मैं दौड़कर पहुँचा तो वहाँ का शोर शराबा जो स्कूल में पहले से होता था वो सब वहाँ पर नहीं था।
डेस्क की खुलने की आवाज़, बंद होने की आवाज़, और जो ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर रीडिंग करते थे वो सब वहाँ नहीं दिखे। कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। उसे पीछे से आवाज़ आई। कुछ लोग जो वहाँ बुलेटिन बोर्ड के पास में खड़े हुए थे, ब्लैक स्मिथ वॉचर्स और जो कुछ प्रशिक्षु अप्रेंटाइज मिस लर्नर्स जो वहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने उसको पीछे से आवाज़ लगाई, कह रहे इतनी जल्दी क्या है, चले जाना। बब मीन्स लड़के, बॉय, इतनी क्या जल्दी है, रोज तो जाते हो स्कूल। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रिच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। उससे ऐसे एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि वे लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, है ना। और इसके बाद वो थोड़ा सा शांत हुआ और जल्दी से स्कूल की ओर गया। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल which could be heard out in the street. The opening and closing of dash lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. जैसे ही मैं रोज स्कूल जाता था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था। बसल मीन्स शोर, विच कुड बी हर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, जो बाहर रोड पर से ही तेज सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, जो एक साथ सारे बच्चे लेसन रिपीट करते थे, उसकी आवाज़, डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से, वेरी लाउड, बहुत ज़्यादा तेज बाहर तक सुनी आती थी। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम अपने कानों पर आवाज़ हाथ रख लेते थे कि थोड़ा ठीक से समझ में आए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो जोर जोर से एक रूलर को टीचर्स टेबल पर ठोक ठोक कर बच्चों को चुप कराती थी, उसकी आवाज़ भी बाहर तक आती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। इस पर डिपेंड करता था कि कुछ हलचल हो रही है, कुछ शोर शराबा हो रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, उस बीच में जाकर के अपनी सीट पर बैठ जाता था। लेकिन आज सब कुछ शांत था। आई काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मैं बिना दिखे आज अपने डेस्क तक नहीं पहुंच सकता था। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे कि आज संडे की मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, मैंने विंडो से झांक कर देखा तो मेरे सारे क्लासमेट्स अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हेमल अपने हाथ में डंडा लिए हुए नीचे। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine now I blushed and how frightened I was. मैंने दरवाज़ा खोला और मैं सबके सामने आ गया। आप इमेजिन कर सकते कि मैं कितना डरा हुआ था और मैं किस तरह से शर्म से लाल हो रहा था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत ही विनम्रता से उन्होंने मुझे अपनी सीट पर बैठ जाने के लिए कहा। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं जल्दी से बेंच की तरफ लपका और जाकर अपने डेस्क पर बैठ गया। नाउ टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और उसके बाद मैंने वहाँ देखा जो मुझे डर लगा हुआ था, जो मुझे डर था। डिड आई सी दैट आवर टीचर्स हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड। मेरे अंदर थोड़ा बहुत डर था, वो धीरे धीरे कम होने लगा और मैं जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। फ्राइट मीन्स डर। डिड आई सी दैट अवर टीचर्स हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मैंने देखा कि मेरे टीचर एम हेमल बहुत ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। उन्होंने फ्रिल्ड शर्ट पहना हुआ था और लिटिल ब्लैक सिल्क कलर का कैप पहना हुआ था जो कि पूरा एम्ब्रॉयडर्ड था, और वे इसे तभी पहनते थे जब कभी इंस्पेक्शन होता था या फिर कोई प्राइज डे होता था। इसके अलावा पूरे स्कूल टाइम में वे कभी भी इस तरह से नहीं पहनते थे, और ये कोई एक सीरियस मैटर हो सकता था जब वे इस तरह की ड्रेस पहनते थे। बिसाइड द होल स्कूल सेम सो स्ट्रेंज एंड सो लेम, इसके अलावा पूरा स्कूल
एक सीरियस मैटर दिखता था। जब कोई ओकेशन होता था उस समय वे इस तरह की ड्रेस पहनते थे, तब वो ओकेशन तो सेलिब्रेशन वाला होता था, लेकिन इसके अलावा पूरा स्कूल सोलेम दिख रहा था, सीरियस दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. इसके अलावा मुझे एक चीज़ और आश्चर्य में डाल रही थी, जो कि बैक बेंचेस थी वो हमेशा खाली रहती थी। आज वहाँ पर विलेज पीपल बैठे हुए थे और वे बहुत शांत बैठे थे। ओल्ड हॉर्सेस विथ हिज 3 कॉर्नर हैट एंड फार्मर मेयर, द फार्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। वहाँ पर गाँव के कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे और बहुत शांत रूप से बैठे हुए थे। कुछ पोस्ट मास्टर्स थे, मेयर्स थे और कुछ फार्मर्स भी थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग बहुत उदास दिख रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, तो हॉसर ने एक पुरानी उनकी प्राइमरी की एक बुक निकाली, थम्बल्ड एट द एज, वो बुक जो जिसके के किनारे पूरी तरह से फट गए थे। थम्बल्ड एट द एजेस, वो प्राइमर बुक जो सबसे पुरानी बुक थी उसको उन्होंने अपने हाथ में उठाया जिसके के किनारे फट गए थे। एंड ही held it open on his knees with his great spectacles lying across the page. उन्होंने उस बुक को अपने घुटनों पर रखा और अपने बड़े से चश्मे को आंखों पर चढ़ा करके उस बुक को पढ़ने लगी। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair. मैं ये सब देखकर बहुत आश्चर्य कर रहा था। तभी उसी समय एम हैमल अपनी कुर्सी की ओर ऊपर चढ़ गए। माउंटेड हिज चेयर मीन्स अपनी कुर्सी पर चढ़ के बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और वैसे ही उन्होंने बहुत ही ग्रेव मीन्स सीरियस और जेंटल मीन्स माइल्ड टोन के साथ में, साउंड के साथ, सीरियस और माइल्ड टोन से उन्होंने मुझसे बोलना शुरू किया। माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, यह मेरा आखिरी लेसन होगा जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन। बर्लिन से ये ऑर्डर आ गया है कि अब स्कूल्स में, जर्मन में स्कूल्स में केवल एल्सेक और लॉरेंस विलेजेस में केवल जर्मन ही पढ़ाया जाएगा स्कूल में। द न्यू मास्टर्स कम टुमारो, नए मास्टर कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अटेंटिव देखना चाहता हूँ, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड देखना चाहता हूँ। अटेंटिव मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, उनके ये शब्द मेरे लिए एक थंडर क्लैप की तरह थे, एक जैसे बादलों की तेज गड़गड़ाहट की तरह थे। ओह द ब्रेचेस दैट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, क्या दुर्भाग्य, जो मैंने टाउन हॉल पर जो चीज़ें देखी पढ़ी वो यहाँ पर सुनाई जा रही हैं। तो ये जो बैड न्यूज़ थी ये ही टाउन हॉल पर बताई गई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, क्यों, अभी तो मैंने पढ़ना शुरू किया है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, इसके पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, और उन लेसन्स को ना पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, माई बुक दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, और मैंने अपना सारा समय उन चर्पिंग बर्ड्स को देखने में और उनके अंडों को देखने में और सार में स्लाइडिंग करते हुए वेस्ट कर दिया। और मेरी बुक्स जो मेरे लिए अब अभी तक बिल्कुल न्यूसेंस थी, जो मैंने अभी तक जिनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, और अब मुझे वह सब कुछ बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। So heavy to carry my grammar and my history of the saint were old friend now that I couldn't give up. और मेरे वो सारे लेसन्स जो ग्रामर के लेसन्स थे और हिस्ट्री के सेंट्स के लेसन थे, जो कि मेरे ओल्ड फ्रेंड्स को की तरह थे और जो कि मैं नहीं छोड़ सकता। एंड मिस्टर हैमिल टू, और जो मेरे सर हैं मिस्टर हैमिल, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, that I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was. और उनके जाने का जो डर था वो उनके बहुत ज़्यादा गंभीर और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट उनका जो नेचर था वो सब मैं भूल चुका था। उनके जो स्ट्रेंच नेचर था वो सब मैं भूल चुका था, और मैं सिर्फ इस दुख से भर गया था कि अब मैं
फ्रेंच नहीं सीख पाऊँगा और मिस्टर हैमल भी अब कल से मुझे नहीं मिलेंगे। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood. मिस्टर हैमल ने कहा कि why the old men of village were sitting there in the back of room, it was because they were sorry too that they had not gone to school more. अब मुझे समझ में आया कि जो विलेज के ओल्ड पीपल थे वही बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हुए थे। ये इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वे सॉरी थे, उन्हें दुख था कि वे कभी स्कूल नहीं गए। मोर इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग अवर मास्टर्स फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड of showing their respect for country that was there no more. और वे अपने मास्टर के प्रति एक थैंकफुल ग्रेटनेस दिखा रहे थे, ग्रेटफुलनेस दिखा रहे थे कि उस मास्टर ने अपने 40 years बहुत ही वफादारी से इस सर्विस में दिए और अपने इस काम को उन्होंने अपने 40 साल दिए। While I was thinking of all these, I heard my name called. जब मैं ये सब विचारों में खोया हुआ था उस समय मेरे कानों में अपना नाम सुनाई दिया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, मेरी टर्न आ गई थी रिसाइट करने की। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल्स फॉर पार्टिसिपल ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। मेरी टर्न थी पढ़ने की और जो कि मुझे नहीं आता था। दैट वॉज सो ड्रेडफुल, ड्रेडफुल मीन्स टेरेबल, बहुत ज़्यादा भयानक था क्योंकि मुझे पार्टिसिपल का एक वर्ड भी नहीं पता था। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, मैं कंफ्यूज हो गया पहले ही शब्द में और चुपचाप खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और मुझे ऊपर देखने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना एम हैमल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अब पर्याप्त बुरा लग चुका है। सी हाउ इट इज़, देखो ये सब क्या हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, बै आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हर दिन मैं तुमसे कहता था चलो छोड़ो, तुम्हें लगता था कि मुझे बहुत सारा टाइम है। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा वक्त है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख सकते हो कि अब हम कहाँ पर हैं। ओह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सिक, एल्सिक दैट इज़ द नेम ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही ये मुश्किल का समय है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और उसने अपना सीखने का जो भी वक्त था कल के लिए टाल दिया और टालती रही। नाउ दोस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। ये तुम कैसे शो करोगे, अब कैसे शो कर पाओगे, ये कैसे प्रिटेंड कर पाओगे। प्रिटेंड करना मतलब दिखावा करना, अब ये तुम कैसे दिखावा करोगे। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ऑन लैंग्वेज, न तो तुम अपनी लैंग्वेज को बोल पाओगे और न ही उसे लिख पाओगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन तुम इतने बुरे भी नहीं हो। वी हैव ऑल द ग्रेट डील्स टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम इतने बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल द ग्रेट डील्स टू रिप्रोच आवर सेल्फ, हम फिर से सीख सकते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी परेशान नहीं थे ज़्यादा कि तुम कुछ सीख रहे हो। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वे तुम्हें सीखने की बजाय फार्म्स पर और मिल्स पर काम करने के लिए भेजना ज़्यादा प्रीफर करते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, कि और कुछ थोड़ा पैसा कमाया जा सके। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने कई बार तुम्हें फ्लावर्स में वाटरिंग करने के लिए नहीं भेजा है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, कि तुम उस लेसन को याद करके मुझे सुनाओ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, जब मैं फिशिंग के लिए जाता था तब क्या मैं तुम्हें हॉलीडे नहीं देता था, क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देता था। देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और फिर एक के बाद एक मिस्टर हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताने लगे, सेइंग दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड,
और वे कह रहे थे कि ये वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। बहुत ही क्लियर और अच्छी भाषा, जिससे हम स्पष्ट और सर्वाधिक तर्कपूर्ण भाषा है, जिसको हम हमेशा अपनी बातचीत में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, ये हमारे बीच हमेशा रहेगी, हम इसे नहीं भूल सकते। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, क्योंकि जब कभी हम अपने आप को गुलामी में पाते हैं, जब कभी भी लोग इंस्लेव होते हैं, गुलामी में चले जाते हैं, स्लेव्स बन जाते हैं, स्लेव्स मीन्स मेड स्लेव्स, जब कभी भी गुलाम बनते हैं, सो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अगर वे अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को बहुत अच्छे से पकड़ के रखते हैं, तो उन्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता। इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, यह एक तरह से उन्हें मुक्ति दिलाने वाली है। When he opened the grammar and read us our lesson, I was amazed to see how well I understood it. जब उन्होंने ग्रामर का लेसन पढ़ाना शुरू किया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं बहुत ही आसानी से इसे समझ गया। All he said seems so easy. वो जो कुछ भी कह रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा सरल था और मुझे आराम से समझ में आ रहा था। I think too that I had never listened so carefully. और मैं भी ऐसा सोचने लगा कि मैंने इसके पहले कभी भी ध्यान से उन्हें नहीं सुना। That I had never explained everything with so much patience. और कभी उन्होंने इतने अच्छे से, इतने आराम से उन्होंने कभी पहले नहीं समझाया। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. और ऐसा लग रहा था कि वो गरीब व्यक्ति जाने के पहले वो सब कुछ हमें दे देना चाहता है जो कि वो जानता है, and to put it all into our heads at one stroke. और वो एक ही बार में हमारे दिमाग में वो सब कुछ भर देना चाहता था जो कुछ भी वो जानता था। After the grammar, we had a lesson in writing that day. M. Hamel had new copies for us written in a beautiful round hand. उसके बाद उन्होंने ग्रामर के बाद उन्होंने राइटिंग का एक लेसन लिया, जिसमें वे एक न्यू कॉपी लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में फ्रांस के बारे में लिखा हुआ था। France, France, Alsek, they looked like little flakes floating everywhere in the schoolroom. बहुत सुंदर अक्षरों में उन्होंने फ्रांस एल्सेक लिखा हुआ था और पूरे रूम में, पूरी स्कूल में वो फ्लेक्स ऐसे फ्लोट हो रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारे डेस्क के ऊपर एक रॉड में लगाकर उन्हें हमारे डेस्क के You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of pens over the paper. अब केवल पेपर पर पेन के स्क्रैच होने की आवाज़ आ रही थी और उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. कुछ बीटल्स उड़ के अंदर आ रहे थे लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hook. सबसे छोटे बच्चे ने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया जो कि अपनी ड्राइंग में एक फिश हुक को बना रहा था। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि वो खुद फ्रेंच हो। ऑन द रूफ द पिजन कू वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, ऊपर छत पर पिजन कू कर रहा था बहुत धीमी आवाज़ में, और मैंने अपने आप से सोचा, मैंने पूछा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन। मैंने अपने आप को समझाते हुए, पूछते हुए कहा, क्या ये जो पिजन है ये भी जर्मन में गाएंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. मैं जब अपनी राइटिंग में, अपनी कॉपी में लिख रहा था तो मैंने देखा मिस्टर हेमल सारी चीज़ों को मोशनलेस अटेंशन में वो बैठे हुए थे अपनी चेयर पे और सभी चीज़ों को घूर रहे थे। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, हर चीज़ को वो अपनी आंखों में पूरी तरह समा लेना चाहते थे। देन एट अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि उस स्कूल के रूम में हर छोटी छोटी चीज़ कैसी दिखाई दे रही है। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, पिछले 40 वर्षों से वो छोटी से छोटी चीज़ अपनी जगह पर वैसी की वैसी ही रखी हुई है। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और जैसे कि वो गार्डन उनकी विंडो से, खिड़की से बाहर दिखता था और उनकी क्लास के सामने नज़र आता था। जस्ट लाइक दैट
Only the desks and benches had been worn smooth, and walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the window to the roof. सब कुछ वैसा ही था, केवल जो डेस्क और बेंचेस थे वे वॉर्न हो गए थे, घिस गए थे और स्मूथ हो गए थे। वो वॉलनट ट्री जो उन्होंने यहाँ पर गार्डन में लगाया था वो अब लंबा और बड़ा हो गया था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ। और जो होप वाइन की बेल उन्होंने लगाई थी वो अब ट्विंड हो गई थी, टंगल होकर के विंडो की रूफ पर चढ़ गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन। उस इंसान के लिए इन सबको छोड़ना एक बहुत ही दुखदाई, दिल तोड़ने जैसा था, दिल टूट जाने जैसा था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और इन सब को छोड़कर उसे जाना था क्योंकि उसकी जो सिस्टर अब रूम में आ चुकी थी और उन्होंने कहा कि अब हमें अपना सामान पैक करना है क्योंकि कल हमें निकलना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन बहुत साहस के साथ उसने अपने हर पाठ को आखिर तक याद किया, हर पाठ को आखिर तक कहा। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज काउंटेड देयर बाबी बी बोबू। और आखिर में हमारा हिस्ट्री का लेसन कंप्लीट हुआ और उसके बाद छोटे बच्चे चैंटिंग करने लगे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर विद दैम। और इन सब के बाद उस बूढ़े हाउसर ने अपने हाथ में अपनी पुरानी बुक को उठाया और कुछ लेटर्स को पढ़ने लगा। यू कुड सी दैट he too was crying, his voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. जब वो पढ़ रहा था उसकी आवाज़ ट्रेम्बल हो रही थी, शेक हो रही थी इमोशंस के साथ। ये बहुत फ़नी लग रहा था तो हमें हंसी के साथ रोना आ रहा था। ओ हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। उसी समय घड़ी में, गिरजाघर की घड़ी में 12 बजे। देन द एंगल्स at the same moment the trumpets of the Persian, and this means bell. At the same moment the trumpets of the Persian returning from drill sounded under our window. उसी समय जो जर्मनी के सोल्जर्स थे वे अपनी ड्रिल करके टर्न हो रहे थे और उनकी भी आवाज़ हमारी खिड़कियों से आने लगी थी। एम हेमल स्टूड अप। एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पाल इन हिज चेयर एंड नेवर से हिम लुक सो टॉल। इसके पहले हमने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा। उनका चेहरा जो था वो फेड हो गया था, पाल हो गया था। माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। उन्होंने बोलना शुरू किया माई फ्रेंड्स और आई, और उसके बाद वे बोल नहीं पाए। उनका गला चोक हो गया एंड ही कुड नॉट गो ऑन, और वे आगे नहीं बोल पाए। गो ऑन मीन्स स्पीक अप। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। फिर वे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टूक अ पीस ऑफ चॉक एंड बेरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट। उन्होंने एक चौक का छोटा टुकड़ा उठाया और बहुत हिम्मत करके अपनी पूरी शक्ति के साथ ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा, जितना बड़ा वे लिख सकते थे उन्होंने लिखा। वाइव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। फिर वे रुक गए और उन्होंने अपना सर दीवार से टिका दिया। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर्स टू अस विथ हिज हैंड। और बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से इशारा करते हुए हमें कहा, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल डिसमिस होती है, आप सब जा सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन. So in this lesson you learn about what is the importance of our language and why do we love it. Thanks for watching.